नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बजट 2023 के बारे में। तो बजट जो कि कल प्रस्तुत किया जा चुका है उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि कौन सी स्कीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेटा यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी बातें करें उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बजट होता क्या है। बजट बहुत ही सिंपल है, एक एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है। जैसे आप अपने घर पर या अपने पर्सनल एक्सपेंसेस का एक बजट रखते हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उसी प्रकार से पूरे देश के लिए यह हिसाब किताब हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री रखती है और उसी डॉक्यूमेंट को डिटेल में प्रस्तुत किया जाता है हमारी पार्लियामेंट में। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका ऑफिशियल नाम है। आर्टिकल 112 इसके बारे में बताता है, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द जीओआई इन अ फाइनेंशियल ईयर। दो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। नंबर वन, एस्टिमेटेड। तो जो बजट कल प्रस्तुत किया गया यानी 1 फरवरी 2023 को, यह बजट एक्चुअली में फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के लिए है। यानी कि 2 महीने बाद 1 अप्रैल 2023 से जो साल शुरू होगा, वित्तीय वर्ष शुरू होगा, उसमें क्या बजटरी प्रोविजन सरकार रखेगी, कितने खर्चे होने का अनुमान है, कितने पैसे आने का अनुमान है, यह बताया जाता है बजट में। और प्रीवियस ईयर का जो सारा डेटा है वो इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से आ जाता है। इकोनॉमिक सर्वे पर ऑलरेडी पाथफाइंडर पर आपको लेक्चर मिल जाएगा। देवराज सर की जो सीरीज है उसको आप जरूर देखें, वहां पर भी ये डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 2021-22 का जो फाइनल डेटा है वो सरकार के पास आ चुका है। 22 और 23 का रिवाइज्ड एस्टिमेट है, क्योंकि 10 महीने का डेटा ऑलरेडी आ चुका है, तो ये 10 महीने का डेटा हमें मिल जाता है। एंड जो 23-24 का बजट अगले साल के लिए बनाया जाएगा, ये डेटा कहलाता है बजटरी एस्टिमेट। तो ये 3 तरह के डेटा बजट में प्रस्तुत किए जाते हैं, इसीलिए आपको बहुत सारे चार्ट्स और ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है। याद रखिए, कंपैरिजन के लिए हमेशा 21-22 को लिया जाता है एज बेंचमार्क। उस साल का एक्चुअल डेटा हमारे पास है। 22 और 23 के रिवाइज्ड एस्टिमेट हमारे पास होते हैं, RE, क्योंकि 10 महीने का डेटा आ गया है, 2 महीने का आप थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। एंड BE इज बजटरी एस्टिमेट फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये होता है बजट। तो बजट केवल एक बही खाता नहीं है कि कितना खर्चा हुआ, कितने पैसे आएंगे। उसके अलावा हमारे देश की कई इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से बताई जाती है। तो यूनियन बजट में केंद्र सरकार देश के सामने या पार्लियामेंट के सामने यह प्रस्तुत करती है कि कितने रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट है, यानी कि सरकार की कमाई कितनी है, पैसा कितना आया है, उसके अलावा कितना पैसा खर्च होगा और किस तरह से पैसा और रेज किया जा सकता है, टैक्सेस के माध्यम से या फिर कोई और तरीके से, बोरोइंग से, और कितने हमें खर्चे करने हैं, कहां पर करने हैं, किस डिपार्टमेंट को, किस मंत्रालय को कितने पैसे दिए जाएं, ये सब भी डिटेल बताई जाती है। तो इसीलिए आप इस तरह की हेडलाइंस पढ़ेंगे कि रक्षा बजट बढ़ गया या फिर सोशल सिक्योरिटी का बजट कम हो गया है, तो वो आपको मैं बताऊंगा आगे कि क्या बढ़ा है, क्या कम हुआ है। तो ये सारी जानकारी यहां पर रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स में बताई जाती है। और अगर किसी में कोई डेफिसिट है, सरप्लस है, आमदनी ज्यादा है और खर्चा ज्यादा है, दोनों में से कौन सी सिचुएशन है, ये भी हमें पता चलता है। तो वैसे देखिए, भारत के केस में मोस्टली खर्चा ही ज्यादा होता है और आमदनी इतनी नहीं होती है। हमेशा एक डेफिसिट रहता है बजट में 5-6% का, तो वो 5-6% हमें कम करने की आवश्यकता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक एस्पिरेंट के तौर पर या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो है अपकमिंग फाइनेंशियल स्कीम्स या फाइनेंशियल पॉलिसी जो सरकार के द्वारा चेंज करी जाएगी। तो जहां तक इस डेटा की बात है, देखिए ये एक्चुअल डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ट्रेंड याद रखने हैं कि 21-22 में क्या था, 22-23 में क्या हुआ और 23-24 में क्या होगा। ये ट्रेंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कहां पर सरकार अपने खर्चे बढ़ा रही है। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल बहुत बढ़ाया गया है, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलेगा। सोशल सेक्टर की कुछ स्कीमों में खर्चा कम किया गया है, सरकार कम पैसा देगी अगले साल उसके लिए। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। यू हैव टू ऑब्जर्व द ट्रेंड्स। कोई आपसे डेटा पूछने वाला नहीं है कितने लाख करोड़ कहां पर खर्च हुए। ओके, यूपीएससी एटलीस्ट नहीं पूछती है। मेनली यू हैव टू फोकस ऑन द फाइनेंशियल पॉलिसीज, स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक जानकारी है मेरे बारे में। अगर आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर चाहे तो मैं पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म दोनों जगहों पर पढ़ाता हूं। अगर आप अनअकैडमी ऐप पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये वहां पर मेरी आईडी है। इस लेक्चर का पीडीएफ यानी इस बजट के डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं नोट्स के पर्पज से, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बढ़े उससे पहले 1-2 बेसिक से पॉइंट है। हालांकि अब ये बहुत पुराने सवाल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रख लेने चाहिए। पहला बजट किस वित्त मंत्री ने पेश किया था? तो पहला बजट भारत में, आजाद भारत में प्रस्तुत किया गया था श्री RK शनमुगम चेट्टी के द्वारा। ठीक है, श्री RK शनमुगम चेट्टी, ये उनका नाम है। हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने भी एक छोटा सा रिकॉर्ड बना दिया कल।
वो देश की केवल छठी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने लगातार 5 बजट प्रस्तुत किए हैं। तो 2019 में मोदी सरकार 2.0 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी रही है और लगातार 5वीं बार उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है 2019 से लेकर 2023 तक। एंड नेक्स्ट ईयर का जो बजट है वो भी यही प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वो फुल बजट नहीं रहेगा क्योंकि चुनाव आने वाले होंगे, तो वोट ऑन अकाउंट बजट होगा। सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ फुल बजट। ओके, तो ये मोदी सरकार का आखिरी फुल बजट है। और अगर एक ट्रिविया आपको बताऊं तो देश में सबसे ज्यादा बजट पेश किए हैं मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने 10 बार देश का बजट प्रस्तुत किया है। उसके बाद पी चिदम्बरम ने 9 बार और यशवंत सिन्हा ने भी आई थिंक 9 या 8 बार किया था, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इनका क्या है, लेकिन हाँ मैक्सिमम याद रख लो, बस वही पूछा जाता है। तो मोरारजी देसाई ने 10 बार देश का बजट प्रस्तुत किया है। ओके, बजट शब्द कहां से आता है? फ्रेंच शब्द है पुराना बुगेट। अब प्रोनाउंसिएशन क्या है मुझसे मत पूछना, बुगेट है, बुगे है। कोई फ्रेंच का स्टूडेंट हो तो प्लीज बता देना कमेंट में। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है लेदर बैग। पर अब आप पूछोगे कि सर ये लाल रंग के कपड़े में लपेट कर क्यों लाते हैं फिर इसे? तो देखिए ये परंपरा बहुत पुरानी है कि लेदर बैग में लाया जाता था इसे, लेकिन 4-5 साल पहले निर्मला सीतारमण जी ने ही इस परंपरा को चेंज किया और उन्होंने भारत के ट्रेडिशंस के अनुसार एक बही खाता के रूप में लाल रंग की पोथी में बजट को लपेट कर लाने की परंपरा शुरू करी। 2021 में बजट डिजिटल हो गया, अब वो टैबलेट पर पढ़ा जाता है। तो पिछले 3 साल से, मतलब ये 3rd बजट था जो टैबलेट पर पढ़ा गया है, तो थोड़ा सा मॉडर्न हो रहा है, लेकिन उस टैबलेट का कवर भी बड़ा प्यारा सा लाल रंग का ये कवर है। ओके, तो ये छोटी मोटी डिटेल्स हैं जो कभी भूले भटके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। अब आओ आप काम की बात पर। तो यूनियन बजट के अंदर एक तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होता है एक पर्टिकुलर फिस्कल ईयर का। फिस्कल ईयर याद रखिएगा भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। कई कंट्रीज में, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में 1 जनवरी से जो कैलेंडर ईयर है उसी के साथ फिस्कल ईयर भी स्टार्ट हो जाता है। यूएस में खास करके 1 जनवरी टू 31 दिसंबर होता है फिस्कल ईयर, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फिस्कल ईयर होता है। तो बजट में मेनली पुराने साल के जो डेटा है उसके साथ साथ अगले साल के लिए क्या एस्टिमेट है वो रखे जाते हैं। याद रखना ये सब एस्टिमेट होता है, एक्चुअल डेटा वेरी कर सकता है। कई बार सरकार कहती है कि हम इतना खर्च कर देंगे, लेकिन उतना खर्च हो नहीं पाता, तो इसलिए हमें पुराने डेटा से भी थोड़ा सा उसे मैच करके देखना चाहिए। तो ये सब डेटा तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ये 11th बजट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्रस्तुत किया गया है और ये आखिरी फुल बजट है जो इनके कार्यकाल में प्रस्तुत होगा बिफोर द 2024 इलेक्शंस। ओके, उसके पहले वोट ऑन अकाउंट एक इंटरिम बजट होता है, वो प्रस्तुत किया जाएगा जैसा 2019 में भी किया गया था। अब ये वाला बजट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? अक्सर ये सवाल होता है, मैंने देखा कि एक शार्क टैंक के शार्क है, उन्होंने भी ये सवाल पूछा कल ट्विटर पे कि भारत में इतनी कवरेज क्यों होती है बजट की? दूसरे देशों में तो कोई पूछता भी नहीं है, बजट आते हैं चले जाते हैं, हार्डली फाइनेंस न्यूज़ में उसका जिक्र होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारत में वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर 1 भारत में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करती हैं। ओके, भारत में जो बजट है उसके कारण एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास, एक किसान, एक गरीब मजदूर, सबके लाइफ पर कुछ ना कुछ असर आता है। तो इसीलिए हर बजट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बजट के बैकग्राउंड में कुछ चीजें हैं जिससे सरकार परेशान थी, तो उनमें राहत लाने के लिए या उनको सॉल्व करने के लिए सरकार ने कुछ ना कुछ बजट में किया है। सबसे बड़ा चैलेंज भारत सरकार के सामने अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो 10% के आसपास अर्बन एम्प्लॉयमेंट पहुंच चुका है अकॉर्डिंग टू CMI डेटा। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 7.5 और ओवरऑल देश का 8.3, जो कि काफी ज्यादा लेवल है। तो ये सब डेटा CMIE का है। कई कंपनीज में, खास करके IT कंपनीज में ले ऑफ्स हो रहे हैं। भारत में पिछले 6 महीने में लगभग 20,000 नौकरियां और जाने का अनुमान है। ऑलरेडी कई हजारों नौकरियां जा चुकी है और 20,000 और जाने का अंदेशा है। कुछ चीज़ों में भारत ठीक कर रहा है, जैसे कि एक्सपोर्ट सर्विसेज है, तो उसमें इंडिया का शेयर ग्लोबली 5.1% है, दैट इज ओके। लेकिन फिर भी हम चाइना से काफ़ी पीछे हैं, UK से काफ़ी पीछे हैं और US और EU से तो बहुत ही पीछे हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण भी भारत की इकोनॉमी पर काफ़ी इंपैक्ट आया है। सबसे बड़ा इंपैक्ट ये है कि हमारा रशिया से ऑयल इंपोर्ट काफ़ी बढ़ गया। भारत ने रशिया से बहुत ऑयल खरीदा है पिछले 1 साल में और अन्य देशों से जो हमारा इंपोर्ट है वो घट गया है। तो ये तो भारत के लिए फ़ायदा है, लेकिन इसी के साथ साथ कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट कंडीशंस। तो क्रूड ऑयल चाहे हम रशिया से खरीद रहे हैं सस्ते दामों पर, लेकिन जो ओवरऑल इन कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं वो नीचे नहीं आ रही हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। इनफैक्ट प्री कॉन्फ्लिक्ट लेवल यानी कि युद्ध से पहले जो इन कमोडिटीज़ की प्राइसेस थी वो अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। ज़्यादातर आप प्राइसेस देखिए, खास करके फर्टिलाइजर का प्राइस बहुत बढ़ गया है, तो आम किसान को जो इंपैक्ट करती है वो चीज़ें काफ़ी महंगी हो रही हैं। अगला बड़ा चैलेंज भारत के सामने है इन्फ्लेशन का। मुद्रास्फीति की दर, महंगाई की दर काफ़ी तेज़ी से भारत में भी बढ़ी है। एडवांस्ड इकोनॉमी में तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ी है, उसके मुकाबले भारत ने उसे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया है। तो आप भारत का ग्राफ यहाँ पर देखिए, ये वाली लाइन इंडिया की है और रशिया जैसे देश या फिर ब्राज़ील जैसे देशों के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है।
तो एडवांस इकोनॉमीज और अन्य इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी यानी कि जो हमारे बराबर की इकोनॉमीज है उनके कंपैरिजन में इंडिया ने फिर भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल ठीक ठाक किया है, बट स्टिल इट इज क्वाइट अ लॉट। एक आम आदमी के लिए इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा उसके रोजमर्रा के जीवन पर असर डालता है। अगर भारत की इकोनॉमी से संबंधित इंटरनेशनल डेटा को हम देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो IMF के द्वारा प्रकाशित किया जाता है उसमें इंडिया की GDP की ग्रोथ रेट को अनुमानित किया जाता है। तो ये काफ़ी स्टेबल अनुमान माने जाते हैं, इसको दुनिया में बहुत ही एक्यूरेट अनुमान के रूप में देखा जाता है। तो ये जो GDP फोरकास्ट IMF करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, उसमें इंडिया का आउटलुक इन्होंने रखा है 6.1% करंट ईयर का और अगले साल का 6.8। तो अगर आप यहां पर देखेंगे इंडिया इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है, सो 6.1 इज फॉर द करंट ईयर एंड 6.8 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये दुनिया की कई इकोनॉमीज में बहुत अच्छा लेवल है, क्योंकि आप बाकी सभी इकोनॉमीज को देखिए, कोई 2 पे है, कोई 3 पे है, कोई तो पॉइंट समथिंग 1% पर है। तो सऊदी अरेबिया एक बड़ी इकोनॉमी है जो भारत से आगे है, उसके अलावा चाइना हमसे पीछे है, एंड ऑफ कोर्स US UK ये सब तो पीछे ही रहेंगे। UK की इकोनॉमी तो श्रिंक हुई है। सो अगर आप वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो ऑन अ हायर लेवल है, लेकिन हमारी अपनी GDP के जो पुराने प्रदर्शन रहा है उसके मुकाबले ये कम है। तो पहले हमारी GDP ने 7-8-9% तक दिखाई है वृद्धि, लेकिन उसके मुकाबले अभी कम ही है, IMF का फोरकास्ट भी और सरकार का भी जो फोरकास्ट है दोनों। ओके, और UK श्रिंक किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे भी याद रखिएगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो UK इज़ वन ऑफ द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जो इस साल श्रिंक हुई है, छोटी हुई है, इकोनॉमी बड़ी नहीं है, कम हो गई है। अब आ जाते हैं बजट के आंकड़ों पर। तो बजट में सरकार सबसे पहले ये बताती है कि हमारा पैसा आया कहाँ से। सो इंडियन गवर्नमेंट अगर 100 रुपये कमा रही है तो वो 100 रुपये में कहाँ से पैसा आ रहा है ये इस पाई चार्ट के माध्यम से बताया जाता है। अब इसमें आपको सारे डेटा एग्जैक्टली याद नहीं होने चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि नंबर 1 सोर्स क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है। तो ये सीक्वेंस आपसे प्रीलिम्स में UPSC में पूछा जा सकता है। सो द लार्जेस्ट शेयर, सबसे बड़ा हिस्सा जहां से भारत सरकार का पैसा आता है वो आता है उधार और अन्य देयताएं यानी कि बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज से। 34% मनी कम्स फ्रॉम बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी, 34% पैसा यहां से आ रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट अगर आप देखोगे तो वो है GST। तो GST का शेयर 17% है। याद रखना GST इनकम टैक्स को थोड़े से बीट कर देता है। इनकम टैक्स का शेयर है 15%, GST का है 17%। तो GST टोटल जितना भी कलेक्ट हो रहा है इट इज मोर देन द इनकम टैक्स दैट इज कलेक्टेड। तो फर्क इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। आप मुझे कमेंट में बताओगे कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, उसके बाद कई सारी चीजें हैं, एक्साइज ड्यूटीज हैं, कस्टम्स हैं, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। लेकिन अगर सवाल आएगा तो मेनली इनकम टैक्स, GST और बोरोइंग्स, इन पर से आपसे पूछा जाएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स भी आ सकता है, बट ज्यादा चांसेस इन 3 हेड से पूछे जाने के हैं। तो कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स इक्वल है, GST इज सेकेंड आफ्टर बोरोइंग्स। ये फैक्ट आपको याद रखना है। पैसा आने के क्रम में हम रिसीट्स देखेंगे तो रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट 2 तरह का पैसा आता है सरकार के पास, और उसमें जो मैंने आपको आंकड़े बताए थे वो 4 तरह के आंकड़े यहां पर आप देख सकते हैं। तो FY22 का एक्चुअल डेटा यानी कि 21-22 फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल डेटा क्या रहा वो अब हमारे पास है क्लियरली। फिर FY23 यानी कि 22 और 23 फाइनेंशियल ईयर का बजट एस्टिमेट कितना था और अभी रिवाइज्ड एस्टिमेट कितना है, क्योंकि 10 महीने हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बजट एस्टिमेट था उससे सरकार ने ज्यादा ही पैसा इकट्ठा कर लिया है। सो दैट इज अ गुड थिंग। तो ये रिवाइज्ड एस्टिमेट है। और FY24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो 2 महीने बाद शुरू होगा उसके लिए सरकार का अनुमान है ये बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। तो रेवेन्यू रिसीट सरकार की बढ़ रही है, इट्स अ हेल्दी साइन। कैपिटल रिसीट्स भी बढ़ रही हैं। तो ओवरऑल अगर हम बजट में ये देखें कि सरकार कितना पैसा कमा रही है या सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है, तो इन प्राप्तियों का जो ट्रेंड है वो ऊपर ही जा रहा है। ये ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। इसमें एक डिप आप देखेंगे ये वाला, दैट वाज बिकॉज ऑफ द 2020 लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक गतिविधियां पहले साल में बहुत कम हुई थी, जिसके कारण यहाँ एक डिप देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद से लगातार वापस इंक्रीज हो रहा है और ये ट्रेंड अपवर्ड्स ही जा रहा है। तो अगले साल का एस्टिमेट और ज्यादा का है। सो अभी 25 लाख करोड़ के आसपास प्राप्तियां हैं, 25 लाख करोड़ के आसपास रिसीट्स हैं टोटल, और ये अगले साल थोड़ी सी और बढ़ जाएगी फॉर द बजट ईयर 2023-24। अब हम ये देखते हैं कि पैसा जा कहां रहा है। तो केंद्र सरकार के पास जो प्राप्तियां हैं वो आती है तो सरकार अपनी जेब में नहीं रखती है, ऑफ कोर्स वो पैसा देश में खर्च किया जाता है। तो उस खर्चे में सरकार का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो जा रहा है ब्याज के पेमेंट में, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं 20% केंद्र सरकार का पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि हम बोरो भी तो कितना ज्यादा कर रहे हैं, हम लोन ले रहे हैं 34%,
इसीलिए हमें 20% इंटरेस्ट पेमेंट में देना पड़ रहा है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये किसी के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, देश के लिए, एक फैमिली के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए। इसीलिए कोशिश करिए कि कम से कम लोन लें और कम से कम आपका पैसा इंटरेस्ट में जाए। एनीवेज, तो नंबर 1 एक्सपेंस सरकार का जो है सबसे बड़ा एक्सपेंस यही है, इंटरेस्ट पेमेंट में 20% पैसा जा रहा है। नंबर 2 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको देखना है कि पैसा जा रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स हैं जिसमें डिफेंस आउटले शामिल नहीं है। ये सारी स्कीम्स जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उनमें 17% पैसा जा रहा है। केंद्र क्षेत्र की ये योजनाएं हैं, इसमें 17% पैसा जा रहा है। सेकेंड हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इज द शेयर ऑफ स्टेट्स। राज्यों को जो टैक्स का हिस्सा जाता है, जैसे सरकार जीएसटी कलेक्ट करती है उसमें से भी कुछ पेमेंट राज्य सरकारों को किया जाता है, ये वाला 18% पैसा है। थर्ड नंबर पर आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और इसमें डिफेंस का बजट शामिल नहीं है, दैट इज 17% टोटल। उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इतना एग्जाम में मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। डिफेंस वाला आपको ध्यान में रखना है, डिफेंस इज 8%, तो डिफेंस का आंकड़ा याद रखिए। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये वाला आंकड़ा भी याद रखिए। तो 9% इज फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो राज्यों के साथ मिलकर चलाई जाती हैं वो वाली स्कीम्स। बाकी सभी डेटा जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछेंगे, फिर भी अगर आप याद रखना चाहें तो वेल एंड गुड, याद रख लीजिए। लेकिन नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों आपको याद रखने जरूरी हैं। सो 1 विल बी इंटरेस्ट, सेकंड इज स्टेट शेयर, थर्ड इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, चौथा याद रख सको तो ठीक है रख लेना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में पैसा जा रहा है और फाइनेंस कमीशन भी है इसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टॉप 3 याद रखो, चौथे 5वें तक याद नहीं रहने वाला है। अगर हम रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो दोनों में खर्चा बढ़ता जा रहा है, दोनों के अंदर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो यहां पर भी आप डेटा देखिए, इसमें काफी स्टीप इंक्रीज है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों के अंदर काफी इंक्रीज है, लेकिन रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। अब हर सरकार ये चाहती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाए, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सड़कें बनाने में, हाईवेज, एयरपोर्ट्स, ये सब बनाने में जो पैसा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो सैलरीज में, डिपार्टमेंट्स को चलाने में, ये सब जो खर्चा है। तो ये खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ये अगर बढ़ रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है। ये बढ़ता है तो देश की तरक्की हो रही है, ठीक है, तरक्की इसमें भी हो रही है, सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए तो फायदा ही हो रहा है, बट एवरी गवर्नमेंट ट्राइज टू कीप दिस अमाउंट लो, इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो, बस बढ़ोतरी है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में होनी चाहिए। जो इस बजट में हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, वो पिछले 4-5 साल का ट्रेंड यही है कि कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि इतनी सारी नई नई परियोजनाएं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आ रही हैं वो सब यहीं से तो जा रहा है पैसा, और वो अच्छा है, देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ओके, डेट क्या होता है? डेट ऑफ कोर्स लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन याद रखिए, द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी कि सरकार का जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, अगर वो आमदनी से ज्यादा है, रेवेन्यू से ज्यादा है, तो फिर डेफिसिट होगा। ऑफकोर्स डेफिसिट होगा। अगर आपका खर्चा 105 रुपए का है और सरकार को टैक्स से केवल 100 रुपए मिल रहे हैं, तो 5 रुपए या फिर 5% आपका डेफिसिट हो जाएगा। और ये डेफिसिट हर सरकार चाहेगी कि ये धीरे धीरे कम हो जाए। अब डेफिसिट भी 4 तरह का होता है, फिस्कल, रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू और प्राइमरी। इसमें से जो हमें डेटा याद रखना चाहिए वो फिस्कल डेफिसिट का, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। सभी तरह के डेफिसिट इतने डिटेल में नहीं पूछे जाएंगे अनटिल अनलेस आप कोई इकोनॉमिक स्पेसिफिक सर्विस या इकोनॉमी से रिलेटेड कोई एग्जाम देने जा रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट का डेटा आप ध्यान में रखिए। 22-23 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो 6.4% है, यानी कि इस साल जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें सरकार का अनुमान है कि 6.4% डेफिसिट रहेगा। तो पिछले साल बजट में यही बताया गया था, 6.4 का एस्टिमेट लिया गया था एंड वी आर गोइंग टू स्टिक टू दैट एस्टिमेट, उसमें ऊपर नीचे नहीं हुआ है। और 2 साल पहले आप देखिए कोविड के समय में ये डेफिसिट 9.2 पहुंच गया था, फिर 6.7 पे आया, तो ये नीचे आ रहा है। पिछले 3 साल का ट्रेंड है, इट इज कमिंग डाउन, लेकिन प्री कोविड से काफी ऊपर आ गए हम। अगर आप प्री कोविड टाइम में देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली घट रहा था, जो अच्छी बात है। 2019 वाले बजट के हमारा एस्टिमेट था 3.4 का और वो उतना रहा था, लेकिन उसके बाद से वो लगातार बढ़ रहा है। एंड नाउ गवर्नमेंट इज टारगेटिंग फॉर 5.9% डेफिसिट फॉर नेक्स्ट ईयर। अगले साल 5.9 रहेगा, ये सरकार का टारगेट है। इस साल 6.4 रहा है। ये 2 आंकड़े आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं, इन्हें आप अच्छे से याद करके जाइए, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बजट में जीएसटी की काफी चर्चा करी गई, क्योंकि जीएसटी 5 साल पुराना ही टैक्सेशन सिस्टम है। इसकी कंप्लायंस और इसका कलेक्शन लगातार बेहतर होता जा रहा है। जनवरी 2023 का डेटा बजट के साथ रिलीज किया गया, 1,55,922 करोड़, ऑलमोस्ट 1.56 लाख करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्ट किया गया है, विच इज द सेकंड हाईएस्ट एवर। और
यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछले साल 167 लाख का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन था। अब ये डेटा आपको याद नहीं रखना है क्योंकि हर महीने चेंज होता रहता है, लेकिन याद रखने लायक बात यह है कि कलेक्शंस हैव इंक्रीज्ड। तो 2021-22 में जो इकोनॉमी का लेवल था, ब्लू कलर का आप देखिए, जितने भी यहाँ पर आपको टावर्स ब्लू कलर में नजर आएंगे, इनके कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में जो इस साल का कलेक्शन है वो काफी बेहतर है। हर महीने मंथ ऑन मंथ इंक्रीज आपको यहां देखने को मिलेगा, विच शोज कि देश में इकोनॉमिक गतिविधियां काफी अच्छे से चल रही हैं कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। यानी कि जो कोविड का असर था अब वो लगभग समाप्त हो गया है, या फिर मान लो कि पूरी तरह से ही समाप्त हो चुका है, क्योंकि जीएसटी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा पिछले 3-4 सालों से जीएसटी की जो कंप्लायंसेज हैं, जो भी जीएसटी का डेटा फॉर्म फिल करना होता है, उसकी कंप्लायंस बढ़ती जा रही है। यानी कि लोग टाइमली, ऑलमोस्ट 90% लोग समय रहते अपने रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड परसेंटेज। उम्मीद करते हैं 2-3 सालों में 100 के आसपास पहुंच जाएगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा होता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो का। इसका मतलब यह है कि देश की जो जीडीपी है, मान लीजिए कि 100 जीडीपी है हमारे पूरे देश की, 100 जीडीपी है, उसमें से कितना पैसा सरकार टैक्स के रूप में प्राप्त करता है। तो अगर पूरे भारत की जीडीपी 100 है तो उसमें 11.1 कम्स एज टैक्स टू द गवर्नमेंट। ये रेशियो अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि किसी भी देश में टैक्स कंप्लायंसेस बढ़ रही हैं। जितना ज्यादा ये रेशियो बढ़ता जाएगा, मान लीजिए 11 से 20 हो गया, इसका मतलब है कि सरकार को टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा प्राप्त हो रहा है। तो जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ती है उसी अनुपात में कायदे से ये बढ़ना चाहिए, लेकिन भारत के केस में ये उसी अनुपात में अभी तक नहीं बढ़ा है। इसका क्या मतलब है कि काला धन सर्कुलेशन में ज्यादा है। अगर टैक्सेबल गतिविधियां, जो जिसको हम कहते हैं व्हाइट मनी, जिस पर सरकार टैक्स लगा सकती है, वो गतिविधियां ज्यादा होती है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये जीडीपी बढ़ती है, उसके साथ साथ टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी बढ़े, ओवरऑल वो किसी भी सरकार के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो डेवलप्ड कंट्रीज में ये रेशियो अप टू 20% चला जाता है, कुछ देशों में 25% तक भी है। हालांकि बड़े देश नहीं है, छोटे देश हैं, बट फिर भी 20% के आसपास कई देशों में ये रेशियो है। तो हमारी भी कोशिश है कि धीरे धीरे ये 11 से बढ़कर 20 के आसपास तक चला जाए। फिलहाल के लिए ये रेशियो 11.1 है इस साल का, और अगले साल भी एस्टिमेट यही है, 11.1 है। इसमें बढ़ोतरी भारत सरकार ने बजट में नहीं बताई है। मूविंग ऑन टू द ट्रेंड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इस बजट का सबसे बड़ा हाईलाइट है। अगर आप जो हेडलाइंस अखबारों में देखेंगे, जो भी थी हेडलाइंस, वो यही थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में मोदी सरकार ने बहुत पैसा बढ़ा दिया है। ऑलमोस्ट 30% की इंक्रीज कर दी है, 33% की इंक्रीज है। तो जहां पर पहले 10 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस साल यानी 2022-23 में डाले गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एटसेट्रा के लिए, अगले साल ये होगा 13.7 लाख करोड़। यह आंकड़ा आपको याद रखना है। सो इसमें बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी है। और बात याद रखने लायक ये भी है कि पिछले 4 साल में ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। पिछले 3 सालों में अगर आप देखोगे, 2020 से भी अगर आप देखें तो 3-4 साल में ये आंकड़ा जस्ट डबल हो गया है। इट हैज गॉन फ्रॉम 6.4 टू 13.7, विच इज अ बिग इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनमें पैसा लग रहा है वो सरकार पैसा उसके लिए दे रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। और इसका आपको बहुत जल्द नतीजा देखने को मिलेगा। आप देख ही रहे हैं, कई सारे नई ट्रेन्स लॉन्च हो रही हैं, नए हाईवेज बन रहे हैं, ये सब इसी पैसे से बन रहे हैं। और इसमें ज़्यादा पुश मिलेगा जब अगले साल इसके लिए और बजट सैंक्शन किया जाएगा। सो आफ्टर 5 years यू विल सी अ लॉट ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। 5 साल बाद जब ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगा, 5 या 6 साल जितने भी लगेंगे, तो बाय 2028-2030 आप देखेंगे कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट विल बी एट पार विद द वर्ल्ड। अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जितना हमारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे आप देखिए, एक्सप्रेसवेज बनेंगे तो एवरेज स्पीड बढ़ जाती है, तो ट्रक्स एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचते हैं। पोर्ट्स की कैपेसिटी बढ़ती है, तो उससे जो जहाज हैं उन पर सामान जल्दी उतारा जा सकता है और जल्दी लोड किया जा सकता है। तो इससे चीज़ों की स्पीड बढ़ जाती है, इकोनॉमी की गति काफ़ी तेज हो जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर के बढ़ने से। ओके, तो ये वाला आंकड़ा प्लीज याद रखिए, 13.7 लाख करोड़ रुपीस फॉर नेक्स्ट बजट, और इस साल के लिए 10.5 है ये। अगर ओवरऑल अगले साल के बजट में सरकार का खर्चा देखें कि कितना पैसा कहां जाने वाला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर फॉर 23-24 हमें देखने को मिलता है कि बजट ये बता रहा है सबसे बड़ा खर्चा ऑफ कोर्स इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। सो आउट ऑफ द 45 लाख करोड़ रुपीस, 10 लाख ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ रुपीस तो इंटरेस्ट में जा रहे हैं। उसके बाद आप बड़े बड़े खर्चे देखिए, 2-3 जो आपको याद रखने हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 5,17,000 करोड़ रुपीस, डिफेंस के लिए 4,32,000 करोड़ रुपए, तो अप्रोक्सीमेटली 8-10% के आसपास ये कुछ आंकड़ा आएगा। फिर एक और बड़ा खर्चा एजुकेशन का देखिए, हालांकि ये टॉप 5 में नहीं आता है, बट फिर भी आपको ये याद रखना है। सो फॉर एजुकेशन इट इज़ 1,12,000 करोड़ रुपीस। ये खर्चा बढ़ना चाहिए। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के ऊपर जो कमेंट्री करते हैं, टिप्पणी देते हैं, वो यही बताते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ,
इन दो डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तभी देश अच्छे से और बेहतर रूप से डेवलप हो सकता है। तो डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, इन सब में सरकार अच्छा पैसा दे रही है, बट एजुकेशन एंड हेल्थ आर स्टिल लैकिंग, थोड़ा सा ये पीछे हैं, और सोशल वेलफेयर के लिए भी थोड़ा सा बजट कम है। अब सारे आंकड़े आपको याद नहीं रखने, अगेन बता रहा हूं कि ये वाले आंकड़े भी याद नहीं रखने, एज अ परसेंटेज अगर याद रख सको तो ठीक रहेगा। अब आंकड़ों के बाद कुछ मेजर पॉलिसी हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली चीज जो बजट स्पीच में शुरुआत में कही गई थी वो ये कि अमृत काल का ये पहला बजट है। तो आपको मालूम ही होगा कि भारत सरकार का या फिर मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं, उसके बाद ये अमृत काल का पीरियड है, द नेक्स्ट 25 ईयर्स फॉर इंडिया। तो इस अमृत काल का ये पहला बजट है और उसी पर थोड़ा सा फोकस था। हालांकि ये ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि बजट की स्टार्टिंग ही इसी बात से करी गई थी तो मेरा बताना ये फर्ज है। तो प्रायोरिटीज जो बजट की थी, जो इस बजट का मेन फोकस रहा इस बार, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर और फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर था। इकोनॉमिक एजेंडा फॉर आवर विजन फोकसेस ऑन फैसिलिटेटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन, इम्पीटस टू ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रेंथनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आइए अब एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करते हैं कि बजट में उसके बारे में क्या कहा गया। तो नंबर 1, किसानों से शुरू करते हैं, खेती से शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर में टू क्रिटिकली एनालाइज द बजट, बहुत बड़ी घोषणा है किसानों के लिए, कुछ नहीं थी, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए या खेती में डिजिटाइजेशन या एप्स या अन्य प्रोडक्ट्स के माध्यम से खेती को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर इस बार फोकस था। तो उसके लिए सरकार ने घोषणा करी कि हम एक एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाएंगे। तो ये क्या है, सरकार फंडिंग देगी उन स्टार्टअप्स को जो खेती में कुछ कर रहे हैं। तो एग्री स्टार्टअप, मान लीजिए आपको एक एग्री स्टार्टअप करना है शुरू, आप एक जवान यंग एंटरप्रेन्योर हैं, रूरल एरिया से आते हैं, तो सरकार आपको पैसा देगी, एक्सेलरेटर फंड आपको मिलेगा, शुरुआत में फंडिंग मिलेगी, और इससे आप ऐसी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस बनाएं जो खेती में किसानों को हेल्प कर सकें, और इसके लिए गवर्नमेंट आपको पूरा मदद करेगी। तो लक्ष्य यह है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए खेती के लिए, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा डिजिटलाइजेशन जो हर किसी के लिए ओपन हो। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, जैसे कि अभी आप ये क्लास कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं वाया द मीडियम ऑफ इंटरनेट, राइट? तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंटरनेट इज अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे एजुकेशन में मदद मिल रही है। तो कुछ ऐसे ही सॉल्यूशंस खेती के लिए लाए जाएं, किसानों को जानकारी मिल जाए किस मार्केट में क्या प्राइसेस चल रही हैं, फार्म इनपुट्स क्या क्या चाहिए, कौन सी बीमारी के लिए क्या हो सकता है, ये सब जानकारियां ऑलरेडी है, लेकिन किसानों तक और सहज तरीके से ये पहुंचे, यही फायदा होगा, यही सरकार का टारगेट है। एंड फॉर दैट दे वांट टू सपोर्ट एग्री इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप। उसके अलावा कई जो पुरानी स्कीम्स हैं उनमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वो मेंशन किए गए। तो 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं देश में, वो सभी कंप्यूटराइज करी जाएंगी, 2,500 करोड़ रुपए उसके लिए दिए जाएंगे, नेशनल डेटाबेस तैयार होगा और डिसेंट्रलाइज स्टोरेज कैपेसिटी तैयार होगी। तो अभी क्या होता है कि जैसे एफसीआई के गोदाम एक राज्य में बड़े बड़ी जगहों पर हैं या बड़े शहरों में है, ऐसा नहीं है, अब छोटे छोटी जगहों पर डिसेंट्रलाइज स्टोरेज बनाने की कोशिश करी जाएगी। इससे किसानों को फायदा होगा कि वो अपना अनाज नज़दीक में स्टोर कर सकते हैं सही से, और उसको अच्छे रेट मिलने पर, अच्छे भाव मिलने पर बेच सकते हैं। तो सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी बढ़ाएगी, प्राइमरी फिशरी सोसाइटी, डेयरी कोऑपरेटिव्स, इनके बारे में पिछले 4-5 बजट में बहुत बात हुई है, इनको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है, बस यही है कि इनका कवरेज बढ़ाया जाएगा, ये बात करी गई। कपास यानी कॉटन की खेती के लिए कुछ नई स्कीम्स आएंगी जिसमें क्लस्टर बेस्ड वैल्यू चेन डेवलप करी जाएंगी। पीपीपी मॉडल पर ये क्लस्टर्स बनाए जाएंगे जिनसे कपास के किसान अपनी प्रोडक्ट को, अपनी उपज को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्केट्स में बेच सकें। तो इसके लिए फार्मर, स्टेट और इंडस्ट्री के बीच में कोलैबोरेशन होगा। तो कपास की खेती भारत के बहुत बड़े वर्ग में, बहुत बड़े जोग्राफिकल हिस्से में करी जाती है, तो इससे लाखों किसानों को फ़ायदा होगा। और इस घोषणा के बाद से कॉटन टेक्सटाइल के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से मार्केट में बढ़ भी गए। अगली इंपॉर्टेंट योजना एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, श्री अन्न योजना। अब ये श्री अन्न क्या होता है? तो श्री अन्न होता है मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब है कि मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब मोटे अनाज की कैटेगरी में आते हैं। मोटे का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। तो देखिए, गेहूं और चावल के कंपैरिजन में दीज आर कॉल्ड एज मिलेट्स। तो ये थोड़े से रफ होते हैं और इनको खाने से सेहत बेहतर रहती है, ठीक है, कंपेयर टू राइस एंड व्हीट। इनके आटे को बेहतर माना जाता है, इनका कंजम्पशन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और इंडिया मिलेट्स का यानी मोटे अनाज का दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो इसीलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को अब एक ग्लोबल हब बनाया जाएगा और इसको नाम दे दिया इन्होंने श्री अन्न। तो मोटे अनाज को मोटा अनाज ना कहकर अब से श्री अन्न कहा जाएगा, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद को एक बड़ा ग्लोबल हब के रूप में तैयार किया जाएगा एज अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस,
जिससे मिलेट के ग्रोथ में या मिलेट की पैदावार में और अच्छी प्रैक्टिसेस लाई जा सकें। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट योजना है, इसको ज़रूर आप याद रखिए। एग्रीकल्चर में मेरे ख्याल से ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान यही था। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, इससे डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिलेगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जिसमें फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, ये सभी शामिल है, तो इनमें अच्छा डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल मिले, इसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। 2200 करोड़ रुपए का इसका आउटले है। और एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट इंक्रीज करके 20 लाख करोड़ कर दिया जाएगा, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पर अपने एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकें। तो छोटे किसानों के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए ये बहुत अच्छी बात है। सरकार का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट ऐसे किसानों को या डेयरी फार्मर्स को और फिशरीज़ को भी दिया जाए। पीएम मत्स्य संपदा योजना ये पहले घोषित हो चुकी है, इसका टारगेट इन्वेस्टमेंट 6000 करोड़ रखा गया है और ये काफ़ी अब पुरानी योजना हो चुकी है, तो इसके ऊपर डिटेल में हम चर्चा नहीं करेंगे। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ले जाने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे और एक नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क तैयार किया जाएगा। तो नेचुरल फार्मिंग जिसमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, माइक्रो फर्टिलाइजर और ऐसा पेस्टिसाइड जो बायो पेस्टिसाइड के रूप में है, उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये सारी स्कीम्स जो हमने डिस्कस करी, अगर आप उसका जिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्रेडिट बढ़ाया जाएगा, एक्सेलरेटर फंड, श्री अन्न योजना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। सो दिस इज द जिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। फिर आ जाते हैं सोशल वेलफेयर पर। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके लिए 2 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर है जो केंद्र सरकार उठा रही है, और अंत्योदय यानी कि अंत के घर तक, सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति तक अनाज पहुंचे, ये सरकार का टारगेट है। तो उसके लिए 2 लाख करोड़ का बजट व्यय किया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए पैसा बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया गया है। पिछली बार से बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। 22-23 में ये 48,000 करोड़ था, अगले साल के लिए इसको ऑलमोस्ट 80% बढ़ा दिया गया है। इट विल बी अराउंड 80,000 करोड़ रुपीस। अगला इंपॉर्टेंट सेक्टर है एमएसएमई का। एमएसएमई में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम या पैकेज बनाया जा रहा है, जिससे ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल, ट्रेडिशनल हाथ का कार्य करने वाले कारीगरों को वित्तीय सहायता दी जाएगी और इससे उनके प्रोडक्ट्स विदेशों तक जा सकें, अच्छी जगह पर उनको बेहतर प्राइसेस मिल सकें। इसके लिए एक वैल्यू चेन क्रिएट करी जाएगी। तो हस्तशिल्पकार जो हैं मोस्टली उनके प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे प्राइसेस नहीं मिल पाते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला सॉल्यूशन सरकार लेकर आई है। अगर हम इस विश्वकर्मा कौशल सम्मान स्कीम को देखें तो इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट है, एफिशिएंट ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग हो सके, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, सोशल सिक्योरिटी, मॉडर्न डिजिटल टेक्निक, ब्रांड प्रमोशन, मार्केट लिंकेजेस, एंड ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगी समाज के पिछड़े वर्ग को या वीकर सेक्शन को। एमएसएमईज को एक छोटी सी राहत और दी गई है। अगर कोविड के कारण कोई अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, मान लीजिए किसी ने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया था किसी एमएसएमई ने कि हम इतने यूनिट्स आपको मैन्युफैक्चर करके सरकार को सप्लाई कर देंगे, और अगर वो सप्लाई नहीं कर पाए तो ऐसे में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट अक्सर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में लिया जाता है वो 95% लौटा दिया जाएगा। जनरली वो लौटाया नहीं जाता है, लेकिन एमएसएमई के केस में वो लौटा दिया जाएगा। इससे एमएसएमईज को राहत मिलेगी, क्योंकि पिछले 2 साल में कई सारे एमएसएमईज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू कोविड एंड लॉकडाउन। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ये बहुत पुरानी स्कीम है। इसमें रूरल वुमेन 81 लाख एसएचजीज को ज्वाइन कर चुकी हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसके बारे में बजट में स्पेशली जिक्र किया गया था। लार्ज प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस बनेंगे जो इन एसएचजीज को अब और ज़्यादा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। लार्ज प्रोड्यूसर एंटरप्राइजेस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़कर और बड़ा प्रमोट करेंगे और बड़े स्तर पर इनसे इकोनॉमिक गतिविधियां करवाएंगे। फिर बात करते हैं विमेन वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट की। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, एक स्मॉल सेविंग स्कीम नई चालू करी गई है। ये 2 साल के लिए रहेगी और इसमें इंटरेस्ट है 7.5% पर एनम का। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की रहेगी और पार्शियल विड्रॉल इसमें कर सकते हैं। तो ऑलरेडी कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, उनमें एक और स्कीम स्पेशली महिलाओं के लिए चालू करी गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो काफ़ी पॉपुलर है, उसमें लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 15 से 30 लाख कर दिया गया है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लेवल को। फिर बात करते हैं हेल्थ केयर की। तो हेल्थ केयर के अंदर एक मेजर घोषणा सिकल सेल अनीमिया से लेकर करी गई है। सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, ये सरकार ने डिसाइड किया है, ये टारगेट लिया है। इसके लिए अवेयरनेस फैलानी होगी, स्क्रीनिंग होगी
क्योंकि सिकल सेल एनीमिया ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये स्क्रीनिंग होगी 7 करोड़ लोगों की जो 0 से 40 की एज लिमिट में आते हैं, खास करके ट्राइबल एरियाज में। उनका स्क्रीनिंग यानी कि उनकी जांच करी जाएगी और अगर ये बीमारी पाई गई तो उसका इलाज, काउंसलिंग, ये सब किया जाएगा। जो 157 मेडिकल कॉलेजेस पिछले 8 सालों में शुरू हुए हैं, उनके साथ अब नर्सिंग कॉलेज भी बनाए जाएंगे। तो आने वाले सालों में उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस से अटैच होकर 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना करी जाएगी। फिर बात करते हैं जल जीवन मिशन की। तो 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है, काफ़ी बजट भी एलोकेट किया गया है पिछले 3 सालों से। तो अभी भी आप देखिए इसका बजट और बढ़ा दिया गया है। सो फॉर 23-24 द बजटरी एलोकेशन इज 70,000 करोड़ रुपीस। पिछले साल 60, मतलब इस साल 60,000 है, अगले साल इसे और बढ़ा दिया गया है ऑलमोस्ट बाय 18-17%। तो ये अच्छी बात है, हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे, पाइप वाटर पहुंचे, ये इसका मकसद है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का बजट 89,000 करोड़ है, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। और रिसर्च का बजट कम हो गया है, तो रिसर्च का बजट पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, विच इज़ नॉट गुड। ये ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि कोविड महामारी ने हमें दिखाया है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल अभी भी हमारा जो हेल्थ के लिए आउटले है वो 2% से थोड़ा सा ज़्यादा है। इट शुड बी समवेयर अराउंड 5-7% आइडियली, लेकिन अभी 2% के आसपास है। ICMR लैब्स की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अब अवेलेबल करवाई जाएंगी पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फैकल्टीज़ को। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी लैब्स होती हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो लैब्स हैं दे आर वेरी गुड इन क्वालिटी एटसेट्रा। तो ये पब्लिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अवेलेबल रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर रिसर्च टीम्स जो हैं वो भी यहाँ पर कोलैबोरेट करके रिसर्च कर सकती हैं। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में भारत का दबदबा अभी इतना नहीं है और इसके लिए काम करा जाएगा। हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च भारत में हो सके, स्किल्ड मैन पावर, फ्यूचरिस्टिक मेडिकल टेक के लिए भारत को मिल सके, ये यहाँ पर पूरी कोशिश रहेगी सरकार की। रिसेंटली कई इंटरनेशनल कंपनीज में जो मेडिकल डिवाइसेस बनाती है उनमें बहुत तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। भारत के लिए अच्छा मौका है इस समय पर अपना दबदबा कायम करने का। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी भारत में बहुत अच्छा कर रही है और ज़्यादा R&D में फोकस किया जाए, क्योंकि अभी भी हमारे अच्छे दबदबे के बावजूद एंटीबायोटिक्स मार्केट में चाइना का ज़बरदस्त डोमिनेंस है। 42% ऑलमोस्ट ग्लोबल एंटीबायोटिक्स एक्सपोर्ट चाइना करता है। हमारा एक्सपोर्ट इज ऑल्सो गुड बट नॉट एज कंपेयर टू चाइना, उतना अच्छा नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए जो बजट है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 1,250 करोड़ रुपीस उसके लिए एलोकेट किए जाएंगे। फिर आते हैं एजुकेशन पर। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए इनोवेटिव तरीके अपनाए जाएंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ICT इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो ये टीचर्स की ट्रेनिंग ताकि बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनको इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के रूप में तैयार किया जाएगा। भारत के लगभग हर जिले में, हर राज्य में आपको ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जहां टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, लेकिन अभी उनमें उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर, ICT पर फोकस नहीं है। ये फोकस अब बढ़ाया जाएगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो ट्राइबल्स के लिए होते हैं उसका बजट काफ़ी बढ़ा दिया गया है, उसका बजट ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया गया है। 5,943, 6,000 करोड़ के आसपास बजट रहेगा। तो ये एक बड़ा चेंज देखने को हमें मिला है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में। तो बच्चों के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसमें सभी प्रकार की बुक्स डिजिटली अवेलेबल होंगी। इसमें हर प्रकार की भाषाओं की बुक्स, हर जॉनर की बुक, हर लेवल की बुक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। स्टेट्स विल बी एनकरेज टू सेटअप फिजिकल लाइब्रेरीज फॉर देम एट पंचायत एंड वार्ड लेवल। तो फिजिकल लाइब्रेरीज राज्य के स्तर पर पंचायत स्थापित करेंगी और यहाँ से डिजिटल एक्सेस मिल पाएगा। इन्हीं लाइब्रेरीज, इन फिजिकल लाइब्रेरीज के माध्यम से जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का डेटाबेस है वो एक्सेस कर पाएंगे ये सभी छात्र। एजुकेशन से संबंधित ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट GPT जैसे AI सॉफ्टवेयर्स के कारण काफ़ी अभी AI चर्चा में है। तो सरकार ने कहा है कि 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस उसके लिए स्थापित किए जाएंगे ताकि AI पर भारत में डेवलपमेंट तेजी से हो सके। फिर बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च होगी। ऑलरेडी ये योजना कई सालों से चल रही है, लेकिन अब एक नए प्रारूप में इसे लॉन्च किया जाएगा ताकि अगले 3 सालों में ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंडस्ट्री पार्टनरशिप, अलाइनमेंट ऑफ कोर्सेज, ये सब देखो बहुत पुराना हो गया, आपको पता ही होगा। स्किल डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुकी है पिछले 3-4 सालों में। तो वो सभी पॉइंट्स लगभग सेम ही है, बस ये एक नया पॉइंट है कि कोडिंग, रोबोटिक्स, इनको भी अब स्किल डेवलपमेंट में शामिल किया जाएगा। तो ये नया है। बाकी कौशल विकास योजना तो वही है, काम वही है, स्किल डेवलपमेंट उसका मुख्य मकसद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्किल इंडिया सेंटर्स बनेंगे 30 अलग अलग जगहों पर, हर राज्य में एक बनेगा।
डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा स्किलिंग के लिए। एक स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पर ये स्किल कोर्सेज चलाए जा सके ऑनलाइन। और स्किल इंडिया के तहत जो पहले सरकार ने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स बनाए थे उनमें स्टाइपेंड मिलेगा। जो अप्रेंटिस हैं यानी कि कार्य सीख रहा है, स्किल सीख रहा है, उस यूथ के लिए, उस नौजवान के लिए जो पैसा होगा वो डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। फिर आते हैं रेलवेज पर। रेलवेज का कैपिटल आउटले टोटल 2.4 लाख करोड़ रुपीस रखा गया है। ये अभी तक का हाईएस्ट एवर आउटले है और आज से 8 साल पहले जो आउटले था उसका लगभग 9 गुना है। तो 13-14 का जो बजट था, बेसिकली जो कांग्रेस के समय का लास्ट बजट था, उसके मुकाबले ये ऑलमोस्ट 9 टाइम्स है। तो रेलवे पर इतना पैसा खर्च क्यों हो रहा है? बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू ट्रेन्स कमिंग अप। आप देख रहे हैं वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी सारी लॉन्च हो रही हैं। फिर बहुत जगह इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, उसके लिए पैसा चाहिए। देन वी हैव द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कमिंग अप। तो ये सब पैसा उसके लिए यहाँ पर आउटले बढ़ाना ज़रूरी है। फिर बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स की, जिसको लेकर मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा उत्साहित है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा जो इस बार टेक अवे था बजट से वो था इनकम टैक्स को लेकर। अब देखिए, मैं कोई सीए नहीं हूँ तो मुझसे मत पूछना कि मेरा इतना इनकम है तो मेरा टैक्स कम होगा या नहीं। बेसिक आपको मैं बता देता हूँ क्या है। 2 तरह के स्कीम है। एक ओल्ड टैक्सेशन रिजीम है, ठीक है। ओल्ड टैक्सेशन रिजीम जो चली आ रही है बहुत सालों से, और 2 साल पहले सरकार ने एक न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी सरकार। तो दोनों में बेसिक फर्क यह है कि ओल्ड टैक्सेशन वाली स्कीम में आप कटौतियां करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस, एलआईसी, इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो उनको आप अपनी टैक्सेबल इनकम में कम करवा सकते हो इन दिस ओल्ड टैक्सेशन स्कीम। न्यू टैक्सेशन स्कीम में उसके प्रावधान कम है। तो न्यू टैक्सेशन स्कीम जो है वो उतना ज़्यादा रिबेट पर काम नहीं करती है। अब हुआ ये कि सरकार न्यू टैक्सेशन स्कीम लेकर तो आ गई, लेकिन अब यह आंकड़ा ऑफिशियली पब्लिक नहीं किया है सरकार ने, लेकिन अनुमान यही है ज़्यादातर जो इंडस्ट्री बॉडीज़ है उनका कि 10% के आसपास लोग इस न्यू टैक्स रेजीम में अपना टैक्स भर रहे हैं। तो सरकार चाहती है कि इस ओल्ड टैक्स रेजीम से लोग न्यू टैक्स पर शिफ्ट हो जाएं। तो जो नया वाला इन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर लाया था 2 साल पहले, उसमें जितने ज़्यादा लोग शिफ्ट होंगे उतना सरकार के लिए बेहतर है और अल्टीमेटली यही रहने वाला है। पुराना वाला धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपने स्तर पर उसे फेज आउट नहीं करना चाह रही है। सरकार चाहती है कि लोग खुद ओल्ड से न्यू टैक्स रेजीम में चले जाएं। इसीलिए जो इस बार स्लैब्स चेंज किए गए हैं वो न्यू टैक्स रेजीम में चेंज किए गए हैं। तो थोड़ा सा स्लैब बढ़ा दिया है। तो जो पहले 2.5 लाख होता था नील टैक्स, वो 3 लाख हो गया है। फिर 3 to 5 की जगह 3 to 6 लाख पर 5% इनकम टैक्स होगा, 6 to 9 पर 10%, 9 to 12 पर 15 एंड 12 to 15 पर 20%, ओवर 15 30%। तो ये स्लैब्स थोड़े थोड़े बढ़ा दिए गए हैं, जिससे मिडिल क्लास को डेफिनेटली फायदा होगा। तो अगर आप 6 से 10 लाख के बीच में कमा रहे हैं पैसा, तो डेफिनेटली आपका इनकम टैक्स कम होने वाला है। एग्जैक्टली कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी सेविंग्स करी हैं। अब लेकिन हो ये रहा है कि न्यू टैक्स रेजीम में ये वाले जो आपको रिबेट्स मिलते हैं वो उतने ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य ये है, आप ये समझो, उद्देश्य ये है कि स्पेंडिंग बढ़ाई जाए। मेन लक्ष्य ये है कि लोग खर्चा करें, सेविंग की बजाय स्पेंडिंग पर ज़्यादा फोकस है, इसीलिए स्पेंडिंग को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। अगर सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करना होता तो फिर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ये सारे चेंजेस दिए जाते। एंड बाय द वे, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि मेरा टैक्स कितना होगा, कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, तो अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर इनकम टैक्स कैलकुलेटर्स बहुत सारे आ जाएंगे। आप उनकी वेबसाइट पर जाकर अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो कितना होने वाला है। बट अल्टीमेटली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट वांट्स मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स टू शिफ्ट टू द न्यू टैक्स रेजीम। इसीलिए सारे जो नए स्लैब्स हैं वो न्यू टैक्स रेजीम में हैं। और इसके कारण, न्यू टैक्स रेजीम के कारण, सरकार का मकसद ये है कि अल्टीमेटली स्पेंडिंग को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। स्पेंडिंग बढ़ती है तो इकोनॉमी के अंदर तेजी आती है। ओके। और जो रिबेट मिलता था वो भी बढ़ा दिया गया है। तो पहले रिबेट आप अप टू 5 लाख रुपीस का ले सकते थे, अब वो रिबेट 2 लाख, उसकी सीमा बढ़ाकर 7 लाख तक कर दी गई है। ठीक है। रिबेट का मतलब वही होता है कि अगर आपके कोई हाउसिंग लोन वगैरह हैं तो वो सब माइनस हो जाता है अमाउंट आपके टैक्सेबल इनकम में से। एलआईसी, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब होता है। वो 80C, 80D, बहुत सारी डिटेल्स मुझसे मत पूछना, कंसल्ट योर सीए प्लीज़। आई एम नॉट योर सीए। ओके। और बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए। 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको सब कुछ डिटेल में मालूम चल जाएगा कि कितना आपका फायदा है। निर्मला सीतारमण जी ने खुद ने ये एग्जांपल कोट किया था कि अगर आप 15.5 लाख रुपए की इनकम है तो आपको लगभग 50,000 का यहाँ पर फायदा हो जाएगा। इट कुड बी मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन कि आपने सेविंग्स कितनी करी हैं। अच्छा, सेविंग से याद आया कि 80C की जो लिमिट्स हैं वो नहीं बढ़ाई गई हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है कि 80C की जो लिमिट है वो 1.5 लाख तक की है। उसे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा डिमांड है कई सालों से, लेकिन उसमें कोई चेंज अभी नहीं किया गया है। ओके।
और अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना फायदा आपको रहने वाला है न्यू और ओल्ड में, कि कितना टैक्स आपका बच रहा है। टैक्सेशन में एक और चेंज यही था कि लीव एनकैशमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई है 3 लाख से 25 लाख तक। इसका क्या मतलब होता है लीव एनकैशमेंट का? मान लीजिए आप रिटायर हुए हैं, तब आपने अपनी छुट्टियां बचा ली, उन छुट्टियों का आपको पैसा मिलता है। अगर आप लीव नहीं लेते हैं तो वो ऐड होता जाता है और उसके आपको पैसे मिलते हैं उतने दिन के, और वो आपको रिटायरमेंट के समय एक मुश्त पैसा मिलता है। तो अभी क्या था कि अगर 3 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपको वो लीव एनकैशमेंट 5 लाख रुपए का है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। अब वो लिमिट बढ़ाकर 25 लाख कर दी है, तो 25 लाख रुपए तक अगर आपका लीव एनकैशमेंट है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, इट विल बी टैक्स एग्जेम्प्ट। सो इट इज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर सैलरीड पीपल, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए। ओके और न्यू टैक्स रेजीम धीरे धीरे डिफॉल्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए ओल्ड टैक्स रेजीम कंटिन्यू हो रही है, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा टैक्सेशन में सरकार की कोशिश है कि जो टॉप मोस्ट टैक्सेशन है उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। तो जो हाईएस्ट सरचार्ज लगता है, तो देखिए ये 37% लगता था सरचार्ज, इसको 25% किया जाएगा। ये सरचार्जेस वगैरह जो है वो 1 करोड़ 5 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले इनकम वाले लोगों पर लागू होते हैं। तो इंडिया में जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो 42.74% चली जाती है, बट दिस इज इफ यू आर अर्निंग लाइक 5 करोड़ और 10 करोड़ रुपीज पर ईयर। ओके तो इसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, ज़्यादा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि सिगरेट पर एक ड्यूटी लगा दी गई है, नेशनल कैलामिटी कॉन्टिजेंट ड्यूटी, ये इसका नाम है। तो देश में जो आपदाएं होती है उनसे लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए उस फंड में ये पैसा जाएगा। सिगरेट पर 16% टैक्स सीधा सीधा बढ़ा दिया गया है और ये सारा पैसा नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट फंड में जाएगा। बेसिकली आपदाओं से लड़ने वाले फंड में ये पैसा डाला जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन माई ओपिनियन, बिकॉज सिगरेट्स कॉज कैंसर। इससे बहुत ज़्यादा ओरल कैंसर होता है, लंग कैंसर भी होता है। जहाँ तक दूसरे प्रोडक्ट्स की बात है तो क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ ये कोई पूछने वाला आपसे नहीं है एग्जाम में, इसीलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। आप चाहें तो इसे पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं। एक दो चीज़ें बस याद रख लो कि प्रेशियस मेटल्स पर थोड़ी सी ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई हैं, तो गोल्ड और प्लैटिनम जैसे आइटम्स ये महंगे होंगे, इन पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है। तो सोना थोड़ा सा महंगा होगा, इसको आप याद रखिए। उसके अलावा पहले के बजट्स में ये होता था जीएसटी से पहले कि ये सस्ता हुआ ये महंगा हुआ, पूरी लंबी लंबी लिस्ट आती थी। अब वो सब नहीं होता है, सब कुछ जीएसटी के अधीन डिसाइड होता है। जीएसटी काउंसिल तय करती है कि किस पर कितना जीएसटी लगेगा। हाँ थोड़ी बहुत ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा वो अभी भी सरकार ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकती है, उसी के बारे में यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा। टूरिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। तो टूरिज्म सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, क्योंकि इससे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को नौकरियां मिलती है, कई सारे एंटरप्रेन्योरशिप के अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो टूरिज्म के प्रमोशन को लेकर अब सरकार बहुत सीरियस है और इसके लिए बहुत सारा काम किया जाएगा। 50 डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जा रहा है एज कंप्लीट पैकेज ऑफ टूरिज्म, और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो गांव में टूरिज्म शुरू किया जाए, शहरों में तो हो ही रहा है, गांव में भी टूरिज्म शुरू किया जाए, उसके लिए फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ तैयार करी जाएंगी, उसके लिए बजट में पैसा दिया जाएगा। फिर अमृत पीढ़ी, सरकार कह रही है कि जवानों को नया नाम दे दिया है, तो आज से नौजवान लोगों आप हैं अमृत पीढ़ी। तो आप अमृत पीढ़ी को क्या मिल रहा है ये देख लेते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, पहले ही इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो अप्रेंटिसशिप बेसिकली स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड 47 लाख यूथ को ट्रेनिंग दिया जाएगा। टूरिज्म 50 डेस्टिनेशंस डेवलप करी जाएंगी एज कंप्लीट पैकेजेस। यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे स्टेट कैपिटल्स में। ओके यूनिटी मॉल्स में क्या होगा, हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट जो है वो प्रदर्शन पर रहेगा, वो सेल होगा। तो उसमें मेनली जीआई टैग वाले प्रोडक्ट या हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो उस राज्य के विभिन्न जिलों से आते हैं उनको वहां पर प्रदर्शित किया जाएगा इन अ वेरी प्रोमिनेंट मैनर। फिर डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपए का बजट है, सरकार ने दिया है। सेपरेट सबमिशन ऑफ सेम इन्फो आपको नहीं करना होगा। अभी क्या होता है कि आप कहीं पर भी कोई खाता खुलवाने जाते हैं, कोई सरकारी काम के लिए जाते हैं, हर जगह अलग अलग केवाईसी होते हैं। उस प्रॉब्लम को सरकार मिटाना चाहती है। यूनिफाइड फाइलिंग प्रोसेस होगा ताकि सभी जगह आपका एक ही डॉक्यूमेंट, सिंगल चीज़ लागू हो जाए। तो ये कॉमन पोर्टल बनाने का प्लान है जहां पर सारा डेटा शेयर किया जा सकेगा एजेंसीज के द्वारा एज पर द फाइलर्स चॉइस। तो आपने अपना एक डेटा दे दिया, मान लीजिए आपने अपना आधार कार्ड दे दिया सरकार को एक वेबसाइट पर। अब अगर आप कहीं पर भी कोई सरकारी कार्य के लिए जा रहे हैं तो वहीं से वो डेटा ले लिया जाएगा, बार बार आपको आधार कार्ड एज रेजिडेंस प्रूफ ये सब देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया इन माय ओपिनियन। डिजी लॉकर से ऑलरेडी इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन डिजी लॉकर जो है वो इंडिविजुअल के लिए होता है एंड इट इज़ अ वेरी सिक्योर लॉकर टाइप ऑफ फैसिलिटी। तो अब ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर आपकी आइडेंटिटी एक बार ही आपको देनी है। और फिनटेक कंपनीज को एनेबल किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेस कर सकें। तो प्राइवेट सेक्टर को भी अब डिजी लॉकर में अगर आप अनुमति दें तो आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा इन कंपनीज को, ताकि आपको उनके साथ कार्य करने में सहूलियत रहे। एन एंटिटी डिजिटल लॉकर विल बी सेटअप
फॉर यूज बाय MSME, लार्ज बिजनेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर सिक्योरली स्टोरिंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। UPI की सब्सिडी जो है ये 2100 करोड़ की है इस बजट में। नेक्स्ट इज लॉ एंड आर्बिट्रेशन। तो सरकार अपने खुद के विभागों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक फास्ट सेटलमेंट का प्लान ला रही है, जिससे कि सरकारी विभागों के बीच के जो आपस के झगड़े हैं, बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं जो गवर्नमेंट मंत्रालयों और डिपार्टमेंट्स के बीच में चल रहे हैं, उनको फटाफट सॉल्व किया जा सके। ई कोर्ट्स का फेज 3 लॉन्च होगा, 7,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए जाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस रखा गया है। 5G सर्विसेज को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए नई नई ऐप्स बनाई जाएंगी, उसके लिए 100 लैब्स बनाई जाएंगी सरकार के द्वारा, 100 न्यू लैब्स फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस फॉर 5G सर्विसेज। उसके बाद इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स को बढ़ावा दिया जाएगा। लैब ग्रोन डायमंड केमिकली बनाए जाते हैं, वो वाले डायमंड्स है, और इसके लिए मशीन्स और इंपोर्ट के लिए जो सुविधाएं हैं वो थोड़ी सी सॉल्व करी जाएंगी, उनको ईजी किया जाएगा। 5 साल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट्स दिए जाएंगे टू वन ऑफ द IITs फॉर इंप्रूविंग द लैब ग्रोन डायमंड टेक्नोलॉजी। कस्टम ड्यूटी भी कम करी जाएगी, जो LGD से रिलेटेड जो भी सामान आता है उस पर कस्टम ड्यूटीज को भी कम किया जाएगा। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम देखें तो भारत बहुत पीछे है। R&D एज परसेंटेज ऑफ GDP, यानी कि भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा खर्च करता है कंपेयर टू इट्स GDP, वो 0.7% है। इट इज़ वेरी वेरी लेस। इट इज़ एज परसेंटेज ऑफ GDP अगर आप देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट लेस देन 1% ऑफ द एंटायर GDP ऑफ द कंट्री। तो इसे हमें बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। रिसर्च पर मिलियन इनहैबिटेंट्स भी देखें तो इसमें भी भारत बहुत पीछे है कि प्रति 10 लाख लोग कितना रिसर्च भारत में हो रहा है, कितने रिसर्च पेपर्स प्रकाशित हो रहे हैं। उसमें आप पश्चिमी देशों का आंकड़ा देखिए और हमारा आंकड़ा देखिए, तो इसीलिए इसको इंप्रूव करने की भी आवश्यकता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है वो भारत में ज़्यादातर अभी भी सरकार दे रही है, तो सरकारी पैसा बहुत ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। विदेशों में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में मोस्टली प्राइवेट सेक्टर का, ये जो येलो वाला ग्राफ है ये वाला पार्ट ज़्यादा है, मतलब प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस R&D पर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काफ़ी मेजर घोषणा करी गई। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का आउटले बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है और 35,000 करोड़ रुपए पेट्रोलियम मंत्रालय को दिए जाएंगे ताकि धीरे धीरे हमारा एनर्जी ट्रांजिशन हो सके टुवर्ड्स नेट जीरो। तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भरता है उसको कम करने की कोशिश है। ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत बड़ा फोकस है सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी में, और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन्स बाय 2030। ग्रीन एनर्जी में बैटरी स्टोरेज को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की घोषणा करी गई है। अगर कहीं प्रोजेक्ट्स में पैसे की कमी हो जाती है तो केंद्र सरकार वो गैप को क्लोज करेगी, वो पैसा केंद्र सरकार देगी, और इसके लिए टारगेट है 4000 MWH इतनी बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी हो, तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर इवैक्यूएशन एंड ग्रिड इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, लद्दाख जैसे क्षेत्रों में बनने वाली रिन्यूएबल एनर्जी को पूरे भारत तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए ग्रिड्स बनाने की आवश्यकता है, यानी कि बिजली को ट्रांसमिट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो आवश्यकता है, उसके लिए 20,700 करोड़ रुपए का बजट आउटले दिया गया है और सेंट्रल सपोर्ट 8,300 करोड़ रुपीस का इसमें रहेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो भारत सरकार की पुरानी स्कीम है फेम, उसका आउटले बढ़ा दिया गया है, काफ़ी बढ़ा दिया गया है। 3,000 करोड़ से ऑलमोस्ट इसको 80% तक बढ़ाकर 5,200 करोड़ कर दिया गया है। ये अगले साल का आउटले है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अगेन बजट बढ़ाया गया है। बात करते हैं पर्यावरण के लिए क्या बजट में घोषणाएं करी गई। सबसे इंपॉर्टेंट था ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को ये अलाउ करता है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ा सकें और क्रेडिट्स ले सकें। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम वैसे काफ़ी पुरानी ये स्कीम्स हैं, तो ये अब ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होंगी। आम आदमी या कोई छोटा MSME वाला भी जो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो भी ग्रीन क्रेडिट्स को ले सकेगा, एंड इट विल बी नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स और केमिकल कम से कम इस्तेमाल हो ऐसे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। और गोबर्धन स्कीम जो पहले ही अनाउंस हो चुकी है उसमें 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को लाया जाएगा। तो गोबर्धन स्कीम भी पिछले बजट्स की स्कीम है, तो इसमें 500 नए प्लांट्स डेवलप किए जाएंगे। फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर, ध्यान में रखिए कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वर्ल्ड ओवर। हेबर बॉश प्रोसेस होता है, इसका नाम याद रखना, इससे फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं। वेटलैंड्स और मैनग्रोव से रिलेटेड भी स्कीम्स हैं। तो मैनग्रोव के लिए मिष्टी स्कीम है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स।
तो इसमें कोस्ट लाइन में मैनग्रोव्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट किया जाएगा और मनरेगा के साथ उसको जोड़ने की कोशिश करी जाएगी। अमृत धरोहर स्कीम वेटलैंड्स के बेहतर इस्तेमाल के लिए है, बायोडाइवर्सिटी बढ़े, कार्बन स्टॉक बढ़े, इको टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज़ इन एरियाज़ में बढ़े और लोकल कम्युनिटी को इनकम भी हो जाए वेटलैंड्स वाले क्षेत्र में। इसके लिए अमृत धरोहर स्कीम अगले 3 साल में लागू करी जाएगी। ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए पहले ही पॉलिसी आ चुकी है, उसके लिए फंड्स दिए जाएंगे। स्टेट्स इनको सपोर्ट करेगा पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए, और जो पुरानी एम्बुलेंसेज हैं उनको भी रिप्लेस किया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए बजट को बढ़ाया गया है, तो जो उत्तर पूर्व भारत के लिए स्कीम्स हैं वहाँ पर आप देखिए ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है आउटले, 2700 करोड़ से 5900 करोड़ के आसपास ये बजट है। एंड पीएम डिवाइन स्कीम जो ये भी पहले अनाउंस हो चुकी है, इसका एलोकेशन भी 2200 करोड़ रुपए किया जा चुका है। ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट एलोकेशन 30% बढ़ गया है, फ्रॉम 72,000 टू 94,000 करोड़ रुपीस ओवरऑल बात हो रही है। ठीक है, ये डोनर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन और पीएम डिवाइन स्कीम। इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, पिछले बजट में ये आ गई थी। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट आउटले बढ़ा दिया गया है। इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 80%, इट हैज़ सीन ऑलमोस्ट 80% इंक्रीज। फाइनली ये विभिन्न मंत्रालयों का आउटले रहेगा, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। याद रखने लायक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस ट्रेंड याद रखो कि डिफेंस मिनिस्ट्री इज एट द टॉप, रोड ट्रांसपोर्ट इज एट सेकंड एंड रेलवेज इज एट थर्ड। बस इतना सा ट्रेंड याद रख लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाने वाला। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। देश के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं, बेस्ट तरीकों से हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल कराते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट क्लासेस, वी प्रोवाइड मच मोर देन क्लासेस। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, सभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए, सारे कोर्सेज EMI पर अवेलेबल हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके कह सकते हैं कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, एंड वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। जस्ट आस्क देम अबाउट हाउ टू प्रिपेयर, कौन सा बैच आ रहा है, कौन से EMI ऑप्शन है, एवरीथिंग विल बी टोल्ड टू यू ऑन दीज फोन नंबर्स। अभी हमने एक NCERT बैच स्टार्ट किया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ स्मॉल बैच, इसमें आपका जो प्राइसिंग है वो भी बहुत ही कम है। इट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 4,000 रुपीज़। 3 महीने में आपका पूरा NCERT का फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। और आरंभ बैच जो 24 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, दिस हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड ऑन 27 जनवरी, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर आप GS कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं 2 साल या उससे ऊपर का, तो आपको नोट्स एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। यूजुअली नोट्स केवल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ अवेल होते हैं। ये आप महिपाल कोड यूज़ करेंगे तो इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हमने अपना ऑफलाइन सेंटर भी लॉन्च कर दिया है इन ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली। यहाँ पर आप अगर ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाकर भी एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।